अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक MCQs का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो हमें हेल्प दे सकती है आने वाली एक टेस्ट में जो हमारे पास रिलेटेड है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो टेस्ट आ रही है वो फिज़िक्स के बारे में। तो कुछ MCQs मैंने डिज़ाइन किए, उनको आज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास MCQs नंबर 1 है, अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हमारे पास एक कंडक्टर है और कोई रॉड है, वो मेटल कंडक्टर रॉड है फॉर एग्जांपल, लेट्स से लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये हमें गिवन है वो L है। रोटेट्स वर्टिकली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स एट द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हम कंसिडर कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा है। इफ देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी एच से, या बी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जस्ट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का। और फिर ये हमें बता रहे हैं कि द EMF, हम EMF को फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी इस एंड और इस एंड के दरम्यान जो EMF प्रोड्यूस होगा उस EMF की क्या है, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन इंटेंसिटी। जो रेडिएशन हमारे पास है, जो रेडिएशन हमें आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, उस पे उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन बोथ मेटल यूज एंड रेडिएशन इंटेंसिटी, मींस मैग्नेटिक फील्ड की ये बात कर रहे हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही है EMF की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है, और लेंथ स्क्वायर की एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इस इक्वेशन से अगर हम ये देखें कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो EMF है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या उसकी इंटेंसिटी पास हो रही है रॉड से। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जस्ट रेडिएशन या जो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें MCQ नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स से 1 and this is 2। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है H nu that is equal to वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इससे अगर मैं ये लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू H nu, nu is the frequency, H is the Planck constant, and minus वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और इसको मैं इस तरह लिख लूँ तो भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिख लूँ कि ये थोड़ा सा H nu प्लस माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये हम एक इक्वेशन इससे ले सकते हैं। द प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी मीन्स काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, ये इसका जो स्लोप है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट गेव स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप। अब स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्लोप किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो अगर इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ, फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वाई एक्सिस पे आती है।
और इसका जो स्लोप है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही, ठीक है, ये इसका स्लोप है। तो इसकी स्लोप हमें क्या चीज़, या ये जो एक स्ट्रेट लाइन दे रही है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो एक सिंपल सी बात ये है, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ मैथमेटिकली कि हमारे पास ये एक इक्वेशन अगर आ रही है y, एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आती है या जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है y = mx plus c, m is the slope and c is a constant value। तो इन दो इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम लिखूं और इसका मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम लिखूं और दोनों को हम कंपेयर कर ले, इन दोनों को, तो हमारे पास स्लोप जो आएगा यहाँ पे यानी मीन स्लोप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m के बराबर, और अगर हम इक्वेट कर ले इन इक्वेशंस को तो वो हमारे पास आ रही है किस चीज़ के बराबर, h की। और ये क्या चीज़ है, ये प्लांक कांस्टेंट है, यानी मीन ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इन स्टेटमेंट के मुताबिक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती ये चीज़, क्योंकि ये प्लांक कांस्टेंट है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल यूज्ड, ये इस पर भी डिपेंड नहीं करती। डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मेटल यूज्ड, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करती। सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, वर्क फंक्शन को हम जस्ट लिख लेते हैं फाई, और वो बराबर है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर। देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन इज, यानी हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। So according to that equation, Einstein equation, the work function, और इसकी जो डेफिनेशन है ये हमारे पास इस तरह की एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना या इजेक्ट करना। तो हमारे पास होता है h, या हम इसको फॉर एग्जांपल म्यू नॉट के लेते हैं, जो थ्रेशोल्ड या जो वर्क फंक्शन इसकी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है हमारे पास। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास c डिवाइडेड बाई लेमडा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ hc डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हम लिख सकते हैं कि इससे ये चीज़ बन जाएगी, लेमडा विल बी इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इनमें अगर हम ये वैल्यूज पुट कर ले, c एक वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो कितनी होती है। प्लांक कांस्टेंट h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, और फाई तो हमें गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर ले तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 310 नैनोमीटर्स। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक चार्ज्ड ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, जिसका मास हमें गिवन है 9.9 एंड 10 टू द पावर -15 किलोग्राम है। तो हमें मास गिवन है, ठीक है, मास हमें गिवन है 9.9 एंड 10 टू द पावर -15 किलोग्राम्स, ठीक है, हमें मास गिवन है इस ड्रॉप का। इस सस्पेंडेड मीन्स ये इक्विलिब्रियम में इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू गिवन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से ये सस्पेंडेड है, और वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 एंड 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो दैट इट नीदर फॉल्स नॉर राइज, मीन्स ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वो ड्रॉप है या ऑयल ड्रॉप है, और ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि एम जी जो है, इसका जो वेट है
ये बैलेंस हो रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, ठीक है। तो द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज, चार्ज को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, चार्ज इज अननोन। तो हम लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल है हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी की, और वेट ऑफ द बॉडी हम यहाँ पे वो देख सकते हैं कि वो किस चीज़ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जो इक्वेशन आ रही है उससे हम ये निकाल सकते हैं वो एम जी के बराबर है, ठीक है। अब अगर क्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एम जी, अब ये आसान हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई, इनमें से हम वैल्यूज पुट कर ले। जी हमें पता है कि जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास जी की वैल्यू है, दिस इज जी 9.8, हम 10 भी ले सकते हैं, ये हमारे पास जी है। और मास तो हमें गिवन है, ठीक है, मास भी है, जी भी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर ले तो हमारे पास इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, 3.3 × 10⁻⁻18 कूलम्स। अच्छा, फिर हम लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को। A nucleus disintegrates into two nuclear parts. हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूक्लियस है और वो डिसइंटीग्रेट हो रही है दो पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल ये उसकी न्यूक्लियर पार्ट्स है या उसकी जो प्रोडक्ट्स आ रही है, which have their velocities in the ratio 2:1. Ratio of their nuclear sizes will be, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इसकी वेलोसिटी v1 आ रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आ रही है v2, ठीक है। इसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका मास है m1, और इसका जो हम मास कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये m2 है। तो अगर हम इस सिस्टम की या अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम बात कर ले तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इस सिस्टम का बराबर होगा फाइनल मोमेंटम की, ठीक है। तो ये फॉर ये इनिशियल, तो इनिशियली हमारे पास ये हम कंसिडर या इस तरह ही होता है, ये ज़ीरो है, और ये चूँकि अपोजिट मूव कर रहे हैं तो इसकी फाइनल हमारे पास आ रही है m1 v1 माइनस m2 v2, ये आफ्टर एक्सप्लोजन है या डिसइंटीग्रेशन है। तो हम इसको अगर इस तरह लिख ले तो लिख सकते हैं m1 v1 दैट विल बी इक्वल टू m2 v2, सही है। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ v1 डिवाइडेड बाई v2 तो हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास m2 डिवाइडेड बाई m1, और हमें ये रेशो गिवन है कि हमारे पास v1 डिवाइडेड बाई v2, ये रेशो हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 1, वो हमें गिवन है। अब इसमें हमें साइजेस चाहिए, न्यूक्लियस की साइजेस चाहिए, तो मास से हमें थोड़ा सा पता लग सकता है कि वो हम कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी हमारे पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल होती हैं तो हम इसका ये इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम मास को ले ले और ये डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर ले तो ये बात सही है। तो चलो हम इस वॉल्यूम की इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास मास हो जाएगा डेंसिटी, जो स्फेरिकल वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर इसके नाम में 1 रख लूँ तो हमारे पास r1 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसकी रेडियस वो उसके मुताबिक होगी। अब अगर मैं m2 की बात कर लूँ तो ये जस्ट हमारे पास m2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चलो इसको लिख लूँ m2 विल बी इक्वल टू डेंसिटी 4 डिवाइड बाई 3 पाई r2 क्यूब, सही है। अब इन दोनों को चूँकि हमारे पास वो इक्वेशन अगर हम ये लिख लें कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन ए है, तो ए इक्वेशन के मुताबिक
हम अगर m2 डिवाइड बाई m1 लें तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास जो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये m1 डिवाइडेड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 है, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा r2, बाकी फैक्टर चूँकि सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, r2 डिवाइडेड बाई r1, और इनका पावर जो आएगा वो क्यूब में है। ठीक, अब अगर हम इन इक्वेशन को, या चलो मैं इसको पुट कर लेता हूँ, और अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि ये एक्चुअली किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास 2:1 की भी बराबर है, इस फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या इसी से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि r2 डिवाइड बाई r1 जो साइज़ है वो किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास रेशो में जो आ रही है 2:1 है। हमें चाहिए r1, या चलो मैं बोथ साइड्स का लेता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ, तो अगर मैं बोथ साइड क्यूब ले लूँ, ठीक है, तो या 1/क्यूब में ले लूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास r2 डिवाइड बाई r1, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 1 पावर, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/3। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए r1, ठीक है, r1 रेशो r2 चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है, और इसका जो पावर आएगा 1/3 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये 1:2 पावर 1/3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो 1:2 पावर 1/3 ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, नंबर 6 MCQs की। द बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियन कहते हैं। फॉर ड्यूट्रॉन्स हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के एंड हीलियम आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों के लिए, सेपरेट ड्यूट्रॉन के लिए भी है और हीलियम के लिए। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस इज, हमने रिलीज एनर्जी को फाइंड आउट करना है, जो रिएक्शन या जो भी रिएक्शन होगा उसके बाद। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वो होता है ड्यूट्रॉन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, सही है, यहाँ पे हमारे पास एक ड्यूट्रॉन जो होते हैं उसकी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं या जो एटॉमिक मास होता है 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब एक दूसरी ड्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनाता है, हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, या हीलियम एटम बनाते हैं। हीलियम 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका एटॉमिक मास है, और इस रिएक्शन में हमें कुछ प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों दो ड्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होती है और हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है या जो रिलीज एनर्जी होती है वो किस तरह हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूट्रॉन की जो एनर्जी है, बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो गिवन है, और हीलियम की भी गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि चलो हमारे पास जो एनर्जी है
जो प्रोडक्ट में जो एनर्जी आ रही है उसका मैं नाम यहाँ पे हमने लिखा है क्यों, दैट विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द हीलियम है या उसकी बेंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम, उसको मैं लिख लेता हूँ बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द हीलियम, ठीक है, माइनस बेंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, या इसको मैं अगर चलो इस तरह लिख लूँ तो ये इस तरह ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो रिलीज एनर्जी है ये कितनी है। अब अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ तो लिख सकता हूँ बेंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, यानी मीन्स इसकी टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई इसकी गिवन एनर्जी हमें है 7, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, माइनस, अब हमारे पास यहाँ पे तो हमने 1 लिखा है लेकिन ये 2 न्यूट्रॉन मिलकर ये हीलियम बनाते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है, और इसकी जो इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्या है न्यूक्लियन है वो हमारे पास 2 है। ये 2 इससे आ रही है कि यहाँ पे रिएक्शन 2 कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये 2 जो है इसका न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन नंबर है, या जो भी नंबर उसके वो बन रहे हैं, यहाँ पे 2 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है इसकी गिवन एनर्जी, गिवन एनर्जी हमारे पास आ रही है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी इसकी जो रिएक्शन से आ रही है या रिलीज हो रही है ये इतनी एनर्जी है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास इसमें भी ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ और एमसीक्यूज़ भी करेंगे।